कैसे आए बैंड 8, वो भी सिर्फ 10 डेज में। सो देखो, बैंड 8 लेके आना कुछ इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, पॉसिबल है। ओवरऑल बैंड 8 थे, 10 दिन का टाइम था, कैसे आ गए? देखो, अब ओवरऑल की बात करूं ना तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री है। एक्चुअली आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 इन स्पीकिंग मॉड्यूल, बैंड 9 in listening module, band 8 and 8.5 as well in reading module and band 8 in writing module। हर बार स्कोर सेम नहीं होता, कभी किसी में 0.5 कम हो जाते हैं, कभी किसी में 0.5 ज्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली 4 बार एग्जाम दिया है तो हर बार सेम नहीं होगा, पर हर बार कोई नई चीज सीखी है मैंने आइल्स का एग्जाम देके, और वही सारी चीजें, वही सारी लर्निंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थ्रू माई वीडियोज। इफ यू डू नॉट नो मी, I am Sonam Sandhu and I have been teaching IELTS for the last 6 years. I try to help you guys with the help of the strategies that I have used during my IELTS preparation. Now, जब हम IELTS एग्जाम की बात करते हैं ना, IELTS एग्जाम को 10 दिन में भी प्रिपेयर करा जा सकता है if you're fluent in English, if you're confident while speaking in English and if you're quite comfortable in this language. So now, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, राइटिंग की या रीडिंग की या लिसनिंग की, कोई भी मॉड्यूल होना, बस एक ही सिंपल सा फंडा है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अंडर द एग्जाम कंडीशंस। हमेशा एग्जाम कंडीशंस में प्रैक्टिस करो। यहाँ पे इन दिस वीडियो मैं फोकस करने वाली हूँ राइटिंग मॉड्यूल में। इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन सम अदर मॉड्यूल, जैसे कि हाउ आई गॉट बैंड 9 इन लिसनिंग मॉड्यूल, हाउ आई गॉट बैंड 9 इन स्पीकिंग मॉड्यूल, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम राइटिंग पे फोकस करेंगे। सो अगर मैं राइटिंग मॉड्यूल की बात करूँ, खाली 10 डेज में कैसे आ गए बैंड 8, उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो, बैंड 8 राइटिंग में जब मेरे आए थे तो मुझे भी लगा था कि अच्छा बैंड 8 भी आ गए, मतलब अच्छा स्कोर है राइटिंग में वो भी, तो मतलब मुझे अच्छा स्कोर मिला। पर कैसे मिला? देखो, उस टाइम पे था क्या, ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मैंने बहुत सारे टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करे थे। मैंने टोटल 15 एसेज अटेम्प्ट करे थे। एंड लेटर की अगर मैं बात करूं तो मैंने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो अटेम्प्ट करे थे वो थे खाली 10। ऐसा नहीं होता कि आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो और क्वांटिटी पे नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं उल्टा बोलना चाह रही थी, गलत बोल दिया गलती से। आप क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। खाली 10 ही अटेम्प्ट करो, पर वो इतने अच्छे से करो कि उसमें कोई मिस्टेक रह ना जाए। मैं रोज खुद को एनालाइज करती थी, देखती थी क्या गलती हुई है और बेटर कैसे कर सकती हूँ और बेटर। ऑब्वियसली मेरे ऐसे चेक करने के लिए तो कोई था नहीं मेरे पास, तो मैं खुद ही अपने ऐसे चेक करती हूँ। बिकॉज बीइंग अ टीचर, मैं अपने मेरे अंडर जो काम करते हैं उन्हें मैं एसेज नहीं दे रही थी। तो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज जस्ट चेकिंग माय ओन एसेज, बिकॉज उन्हें तो मैं ट्रेन कर रही हूँ अभी। सो नाउ व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू योर एसेज, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। सो मैंने एक न्यू जो कह सकते हैं रूल, वो उस टाइम पे इन्वेंट करा, मैं यही कह सकती हूँ। वो रूल है पिक्स। बिकॉज मुझे लग रहा था बैंड्स ब्रू तो मैं सबको बता रही हूँ, और बैंड्स ब्रू वाले मेथड की वजह से ही मेरे बैंड 7 एंड बैंड 7.5 राइटिंग में आ चुके हैं। बट दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वांटेड मोर देन बैंड 7.5। सो मैंने सोचा कि कुछ वेरिएशन करनी चाहिए। तो वेरिएशन कहाँ में? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। सो मैंने पैसिव स्ट्रक्चर यूज करा, ठीक है, उससे एक वैरायटी आ गई। देन मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करा विद द क्वेश्चन मार्क, वो हो गया। फिर डबल कंडीशनल यूज करा, उससे हो गया। उसके बाद यूज करा एस। एक सिंपल सेंटेंस भी जरूर होना चाहिए, मत सोचो कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस जरूर ऐड करो अपने में। तो डबल कंडीशनल भी करा, द मोर यू डू दिस द बेटर यू बिकम, है ना। इंटेरोगेटिव, इज दिस द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस, ऐसा भी यूज करा। पैसिव स्ट्रक्चर भी यूज करा, इट हैज बीन डिबेटेड दैट। तो पॉइंट इज वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंड्स ब्रू भी यूज करा फॉर वेरियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, और सेंटेंसेस भी हो गए, वेरियस सेंटेंसेस के वेरिएशंस भी आ गए, और अलग अलग कनेक्टर्स भी आ गए। यही तो चाहिए होता है ऐसे में। जहां तक अंडरस्टैंडिंग की बात है तो मैंने फोकस करा टॉपिक रिस्पॉन्स पे। सो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ती थी और टास्क रिस्पॉन्स पे ज्यादा फोकस करा। कैसे फोकस करा? क्वेश्चन को हमेशा 2 बार ध्यान से पढ़ो। आपको हर एक क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह समझ आना चाहिए। जब आपको मीनिंग अच्छी तरह समझ आ गया, फिर उसकी प्लानिंग करो। बाकी तो सब कुछ मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। आप मेरी बैंड्स ब्रू वाली वीडियो जाके देखो, ग्रामर प्लेलिस्ट में है और राइटिंग प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, बैंड्स ब्रू सर्च करो, इजीली मिल जाएगी। ऐसे ही पिक्स मेथड वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड इवन
जब मेरे बैंड 8 आए थे राइटिंग में, उसके बाद मैंने बैंड 8 वाला जो टेम्पलेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है, वो भी जरूर चेक करना। बस ये 3 चीजें अगर आप अच्छी तरह चेक कर लोगे, बैंड 8 राइटिंग में जरूर आ सकते हैं। बट शर्त है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन का मीनिंग आपको फिंगर टिप्स पे क्लियर होना चाहिए, और ग्रामर वही यूज करो जिसमें आप 100% श्योर हो। कुछ भी गलत यूज मत करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैं एक आपको रूल के साथ समझाती हूँ। बेसिकली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। एंड दैट क्वेश्चन इज, some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. To what extent do you agree or disagree? क्लियरली समझ आ रहा है कि टू वॉट एक्सटेंट वाला ऐसे है, 70-30 अप्रोच यूज कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि येस, म्यूजिक इज अ गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर। अब इंग्लिश म्यूजिक भी सारे सुनते हैं, पंजाबी भी सारे सुनते हैं, और ऐसा है ना कि इंग्लिश म्यूजिक हम भी सुनते हैं एंड पंजाबी म्यूजिक जो है वो इंडिया के बाहर भी सुनते हैं। सो क्या हो रहा है, वेरियस कल्चर्स आर बीइंग ब्रॉट टुगेदर। तो इस चीज से हेल्प क्या हो रही है कि जो वेरियस कल्चर्स हैं वो ऑब्वियसली साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशन को, एक दूसरे के म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। तो ट्रू है, 70% है। और क्यों ट्रू है, कैसे है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ट्रू है? एग्जाम्पल देके बताओ। दिलजीत दोसांझ इज वेरी फेमस अब्रॉड एज वेल, तो उसके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वहां पे भी होते हैं। अब ऐसे में ही किसी हॉलीवुड वाले का एग्जाम्पल ले लो कि उनके कॉन्सर्ट्स इंडिया में होते हैं। सो पीपल एंजॉय इट, इट इज ब्रिंगिंग कल्चर्स टुगेदर, इट इज सर्टेनली ट्रू। अब उसके बाद आपने डिसएग्री वाली साइड बतानी है, वो बताओ। बट आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो और उसकी प्लानिंग कर लो अच्छी तरह, सो दैट आपकी जब टास्क रिस्पॉन्स में कोई गलती ना हो। अगर टास्क रिस्पॉन्स में गलती नहीं होती तो आप इजीली पिक्स मेथड, बैंड्स ब्रू यूज करके अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर लेके आ सकते हो। बस यही मैंने करा था 10 डेज में। 10 डेज में टोटल मैंने 15 एसेज करे, 10 लेटर्स करे। 15 एसेज ऐसे करे कि फर्स्ट 2-3 डेज में मैं 2-2 एसेज लिख रही थी, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा गलतियां हो रही हैं। फिर वो जो 3 डेज में जो ज्यादा मेरी मिस्टेक्स हुई वो मैंने नोट डाउन कर ली सारी, कि मैं यहाँ लैग कर रही थी। फिर जब भी मैं एसेज की प्रूफ रीडिंग करती थी तो मैं उन मिस्टेक्स पे ज्यादा फोकस करती थी कि ये गलती तो नहीं हुई इस एसे में, उससे मेरी इंप्रूवमेंट होने लग गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 35 मिनट्स का टाइमर लगाती थी मैं। 40 मिनट्स में ऐसे नहीं लिखती थी, 35 मिनट्स में लिखती थी अंडर एग्जाम कंडीशंस, और 35 मिनट्स में प्रूफ रीड भी कर लेती थी, सो डैट कोई मिस्टेक रह ही ना जाए। एंड सिमिलरली लेटर में 15 मिनट्स में लिखते थे, या टास्क 1 15 मिनट्स में। सो बस ऐसे फॉलो कर लो। बैंड 8 तो पक्के हैं आइल्स राइटिंग मॉड्यूल में इन अनदर 10 days. If you want me to create the video like such on other modules, reading, listening and speaking, do let me know in the comment section. Thank you so much. I'll see you again in the next video of mine.